क्रूसेडर्स को जंग में हरा दिया। जब शावर ने ये देखा तो वो जान गया कि अब शिरकू इजिप्ट पर कब्जा कर लेगा। इस वजह से इसने फिर सरेंडर कर दिया, लेकिन शिरकू को इस पर यकीन नहीं था क्योंकि शावर ने पिछली बार इन्हें धोखा दिया था। इस वजह से इसको कत्ल करवा दिया गया। इसके कुछ अरसे बाद शिरकू की अचानक मौत हो गई, जिसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी वजीर बना दिया गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी 2 साल तक वजीर रहा और इसने अपनी अथॉरिटी को स्ट्रॉन्ग किया। इसने इजिप्ट की फौज के साथ अपने रिलेशंस बेहतर किए और फातिमी खिलाफत के साथ भी अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग किए। जाहिरी तौर पर सलाहुद्दीन फातिमी खलीफा के साथ था, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो सुन्नी फिरके को प्रमोट कर रहा था, जबकि फातिमी खिलाफत एक शिया डायनेस्टी थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कायरो में शिया स्कॉलर्स को हटा दिया जो इसके वफादार थे और इनकी जगह सुन्नी स्कॉलर्स को लगा दिया, और इस तरह सलाहुद्दीन अय्यूबी शिया स्कॉलर्स को खत्म करने लगा, जिससे फातिमी खिलाफत कमजोर होने लगी। इसी वक्त इसने अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए सीरिया से अपने कुर्दिश सपोर्टर्स के साथ मिलकर फौज तैयार की। सलाहुद्दीन बस एक मौके का इंतजार कर रहा था जब वो अपना आखिरी वार करे। इसी वजह से इसने सिर्फ दिखावे के लिए फातिमी खिलाफत के साथ रिलेशंस कायम रखे। फिर फातिमी खलीफा अलादीन बीमार हो गए, जो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए एक मौका था। सलाहुद्दीन अय्यूबी को बगदाद की अब्बासी खिलाफत का सपोर्ट हासिल था। बगदाद उस वक्त सुन्नी फिरके का सेंटर था। फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपना आखिरी वार किया जब फातिमी खलीफा अलादीन बेड पर मौत से लड़ रहा था। इसी दौरान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जुमे के खुतबे में फातिमी खलीफा की बजाय अब्बासी खलीफा का नाम लिया, जिससे फातिमी खिलाफत का ऑफिशियली एंड हो गया। फातिमी खलीफा अलादीन सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ कुछ नहीं कर सका। वैसे भी सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ये सब बड़ी प्लानिंग के साथ किया था। इसने पूरे इजिप्ट की फौज और पॉलिटिक्स पर अपना कंट्रोल कायम कर लिया था। इसने फातिमी ऑफिशियल्स को हटाकर इनकी जगह अपने लोगों को लगा दिया और इस तरह फातिमी खिलाफत का खात्मा हो गया, जो पिछले 200 सालों से रूल कर रही थी। इससे सलाहुद्दीन अय्यूबी की पोजीशन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, और इस तरह इसने इजिप्ट में शिया इस्लाम को छोड़कर सुन्नी इस्लाम को प्रमोट करना शुरू किया। इसके 3 साल बाद नूरुद्दीन जंगी की मौत हो गई, जिससे सलाहुद्दीन अय्यूबी को आजादी मिल गई। अब वो अपने दम पर फैसले कर सकता था। नूरुद्दीन जंगी की मौत के बाद इसका बेटा इस्माइल उसका सक्सेसर बना, जो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। नूरुद्दीन की मौत के बाद सीरिया टुकड़ों में बट गया, क्योंकि हर कोई ताकत हासिल करना चाहता था। सलाहुद्दीन, जो कि इजिप्ट का पावरफुल रूलर बन चुका था, इसने खुद को नूरुद्दीन जंगी का सक्सेसर कहना शुरू कर दिया। इस वजह से 1174 में सलाहुद्दीन अय्यूबी दमास्कस पहुंच गया ताकि शहर को अपने कंट्रोल में ले सके। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दमास्कस और दूसरे सीरियन सिटीज के साथ डील्स करके इन्हें अपने साथ मिला लिया। बहुत से लोग सलाहुद्दीन अय्यूबी की बढ़ती हुई ताकत को देखते हुए इसके साथ हाथ मिलाना चाहते थे, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज अलेप्पो शहर पर कब्जा करना था, क्योंकि ये उस वक्त का एक बहुत इम्पोर्टेंट शहर था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पहले इस शहर को नेगोशिएशंस के जरिए अपने अंडर लाने की कोशिश की। वो नेगोशिएशंस करने में बहुत एक्सपर्ट था, लेकिन इसकी बात नहीं बन पाई। फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी फौज के साथ अलेप्पो पहुंच गया और इसने इस शहर को सीज कर लिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास एक पावरफुल आर्मी थी, लेकिन इस शहर पर हमला करना
आसान नहीं था क्योंकि इसका डिफेंस बहुत स्ट्रॉन्ग था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस शहर को कई दिनों तक सीज किए रखा था कि ये लोग हथियार डाल दें। इसी दौरान इसने दोबारा निगोशिएशंस करने की कोशिश की और इस्माइल से कहा कि वो इसके साथ डील कर ले ताकि वो मिलकर क्रूसेडर्स को खत्म कर सके। 1184 में इस्माइल को ये एहसास हुआ कि वो मजीद सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ जंग नहीं कर सकता, तो इसने सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ हाथ मिला लिया और इस तरह सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अलेपो शहर को भी फतह कर लिया, जो कि इसकी एक बड़ी कामयाबी थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी की बढ़ती हुई ताकत को देखकर मौसल के